मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमेशा की तरह मैं आप सभी बच्चों का वीडी गुरुकुलम चैनल में स्वागत करता हूं। मैं विशाल सर। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लास्ट लेक्चर हमारा बचा हुआ था जेईई मेन सीरीज का, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का, उसका हम आज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर अगले क्लास से। तो देखेंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, कहा जा रहा है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग in an orbit is given by under root L into L plus 1 H upon 2 pi। कह रहा this momentum for an S electron will be given by। सबसे पहले यहां ध्यान दो L है क्या। L हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू होता है। L क्या होता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू। और एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू जो है वो हम असाइन करते हैं किसके लिए? सबसेल के लिए। अलग अलग सेल में सबसेल होते हैं और हर सबसेल का एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू असाइन किया जाता है। जनरली हमारे पास चार तरह के सबसेल देखने को मिलता है। एस सबसेल, एस सबसेल की बात करें तो एस सबसेल का एल वैल्यू 0 होता है। पी सबसेल की बात करें तो पी सबसेल का एल वैल्यू जो है हमारा वो 1 होता है। और डी सबसेल की बात करें तो डी सबसेल का एल वैल्यू हमारा 2 होता है। एफ सबसेल की बात करें तो एफ सबसेल का एल वैल्यू हमारा 3 होता है। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो हम असाइन करते हैं सबसेल के लिए। और चार तरह के जो सबसेल हमें पढ़ना है उस सबसेल का एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होता है वो आपको बताया गया है। और यही वैल्यू हमें ये भी बताता है कि हमें एक पर्टिकुलर, अगर हम सबसेल की बात करें तो उस सबसेल की बात अगर हम करते हैं तो उसमें हमें कितने नोडल प्लेन मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर L का S सबसेल के लिए L वैल्यू अगर हमारा 0 है तो L का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारा 0 आएगा। यानी सिंपल हमारा आंसर 0 हो जाएगा। और उसके लिए बस हमें यह जानना है कि हमारे पास चार तरह के सबसेल होते हैं S P D F सबसेल। S सबसेल के लिए L वैल्यू 0 होता है, P सबसेल के लिए L वैल्यू 1 होता है, D सबसेल का L वैल्यू 2 होता है और F सबसेल का L वैल्यू हमारा 3 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज। सबसे पहले बोर्स थ्योरी की बात करें तो बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको पता है एंगुलर मोमेंटम, है ना। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो यहां ध्यान दो, एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमारा वो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, जिसका वैल्यू होता है nh/2 पाई। तो यहां हमें कह रहा फिफ्थ ऑर्बिट। फिफ्थ ऑर्बिट का मतलब ये हुआ कि हमें n का वैल्यू जो है फिफ्थ ऑर्बिट अगर दिया गया है तो इस ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 5 होगा। तो यहां आप देखो, आप इसको लिख सकते हो 5h डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2.5h डिवाइडेड बाई पाई। तो आप देख सकते हो एंगुलर मोमेंटम फिफ्थ ऑर्बिट में हमारा dn आएगा। और इससे आपको ये भी पता चल रहा, जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमने बताया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हमारा डिपेंड किस पे करता है यार? तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हमारा डिपेंड करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू पे। और जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू है वो हमारा n यानी ऑर्बिट नंबर पे डिपेंड करता है। तो अगर हमें ऑर्बिट का नंबर दिया गया है तो हम डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। हमारा देखो इस सीरीज में हमारा मेन पर्पस ये है कि अगर आपने थ्योरी को रिवाइज किया है तो थोड़ा सा सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, तो मैं एक
शॉर्ट में थ्योरी का रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू कर रहा हूं, और साथ में आपको बताया जा रहा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, आपका क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मेरी कोशिश सही डायरेक्शन में जा रही, अगर ऐसा आपको लग रहा कि आपको इससे फायदा हो रहा, तो प्लीज आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा, कह रहा द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड। यहां ध्यान दो, वेव फंक्शन जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है ना, कि इलेक्ट्रॉन किस डिस्टेंस पे कहां पे होगा, उसके इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में हमें बता रहा। तो यहां देखो, अगर हमें पता है नोड क्या होता है, नोड वो पॉइंट होता है जहां पे किसी इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी मिलने का जीरो हो, यानी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा जीरो होगा नोड पे। नोड पे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी जीरो होगा, यानी और इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो होने का मतलब हमारा साई जो फंक्शन होगा वो जीरो होगा नोड पॉइंट पे। तो यहां आप देख सकते हो एट नोड पॉइंट हमारा साई का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि उस समय प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा नोड पॉइंट पे वो हमारा जीरो होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा साई स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और साई स्क्वायर का वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि हमारा साई का वैल्यू जीरो होगा, तब हमें नोड वैल्यू मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो का मतलब साई का वैल्यू जीरो होना चाहिए। और यहां आप देख सकते हो साई का वैल्यू हमें कहां जीरो मिल रहा, जीरो पे। जीरो पे यहां पे यानी बी पॉइंट पे साई का वैल्यू जीरो मिल रहा, मतलब ये है कि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा मिलने का चांस है, तो आप देख सकते हैं ये रीजन जो है हमारा, और ये रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन हमारा जीरो नहीं है, साई का वैल्यू, इस रीजन में हमें इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस जो होगा वो ज्यादा होगा। यानी आप कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा रीजन ए एंड सी। सी और ए दोनों केस में आप देख सकते हो कि हमारा साई का वैल्यू जीरो नहीं है, यानी इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस हमारा ज्यादा होगा। क्लियर है? जब भी हमें ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आपको पता है अगर हमारा नोड है, किसी भी नोड पॉइंट पे हमें पता होगा नोड पॉइंट पे हमारा वेव फंक्शन यानी साई जो होगा वो हमारा जीरो होगा, और साई जीरो का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस नहीं है। यानी बी पॉइंट वो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। कहां पे मिलेगा, तो ए और सी दोनों रीजन में हमारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि वहां ऑर्बिटल वेव फंक्शन यानी साई का वैल्यू जो है वो हमारा जीरो नहीं है, नॉट जीरो फॉर ए एंड सी रीजन। तो ए और सी रीजन में साई का वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब हमारा वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है। बट बी पॉइंट पे साई का वैल्यू जीरो है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर हम बी पे निकाले तो वो हमारा जीरो आएगा, मतलब बी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस बिल्कुल नहीं है। और कहां पे मिलने का चांस है, तो ए और सी जो रीजन होगा वहां हमारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी आंसर जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहले दिया गया है द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन इन ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट वन वुड बी। सबसे पहले ध्यान दो, हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें यहाँ, तो हाइड्रोजन एटम में कह रहा इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट वन पे आ रहा, कहां से आ रहा, तो इंफिनिटी से आ रहा। इंफिनिटी पे हमें पता है एनर्जी कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, जीरो, और फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होता है वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट स्टेट पे आएगा तो उस समय जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी हमारा क्या करेगा, लॉस करेगा, किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा वो होगा एनर्जी लॉस्ट बाय क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फोटोन का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा इंफिनिटी से फर्स्ट सेल में आ रहा
तो उसका एनर्जी डिक्रीज कर रहा, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर रहा। किस फॉर्म में वो लॉस करता है? रेडिएशन फोटोन के फॉर्म में। तो फोटोन का एनर्जी यही होगा जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी का लॉस कर रहा? तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का लॉस कर रहा। तो अब हमें लैम्डा अगर नैनोमीटर में निकालना है तो आपको पता है एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या? अगर हम लैम्डा का वैल्यू अगर नैनोमीटर में निकालना चाहते हैं तो यहां ध्यान दीजिए, लैम्डा हमें पता है क्या होगा यार, 1240 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां आप देख सकते हो 1240 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितना है? 13.6। तो ये हम देख सकते हैं 90 के करीब में आ रहा वैल्यू यार, है ना। ये आपका 13 को आप डिवाइड करोगे तो ये 90 के करीब यानी 91 नैनोमीटर के आसपास आंसर आ रहा। तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं हमारा आंसर ए होगा। आपको इस क्वेश्चन से दो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो एनर्जी को लॉस करेगा, और जो एनर्जी लॉस होगा वो रेडिएशन फोटोन के फॉर्म में होगा। और फोटोन का एनर्जी हमें पता है क्या होता है? एससी बाई लैम्डा। तो लैम्डा जो होगा वो एससी बाई ई होगा। और अगर हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रखते हैं, लैम्डा नैनोमीटर में निकालते हैं, तो एफसी के वैल्यू को हम 1240 ले सकते हैं। तो 1240 बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारा निकल जाएगा लैम्डा इन नैनोमीटर, जिसका वैल्यू हमारा 91 नैनोमीटर आ रहा। इससे आपका कैलकुलेशन बचेगा, क्योंकि ध्यान दो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट छोटे छोटे तो हैं ही, लेकिन हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एक ध्यान रखना है कि वन ऑफ द चैलेंजिंग चीजें ये होगी कि आपको बचाना होगा टाइम, और टाइम बचाने के लिए आपको कुछ डायरेक्ट रिजल्ट जो होंगे वो आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए heated filament was passed between two charged plates kept at a potential difference VESU if E and M are charge and mass of electron respectively, then the value of H by lambda, where lambda is wavelength associated with electron wave, is given by। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारा लैम्डा सब कुछ दिया गया है यार, है ना। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ दो चार्ज प्लेट दिया गया है जिसका कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस VESU है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। तो VESU है, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को VESU अगर पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बट अब हमारा जो चार्ज है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है क्या होगा? 1 पॉइंट या ई लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वी है, तो काइनेटिक एनर्जी ई इंटू वी होगा। अब यहां ध्यान दो, मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम हमारा होता है √2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास m दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू E इंटू वी होगा, यानी मोमेंटम जो होगा हमारा लीनियर मोमेंटम वो होगा √2m इंटू E इंटू वी। अब आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हमारा होता है वो h बाई मोमेंटम होता है। तो यहां आप देख सकते हो h बाई लैम्डा हमारा मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2m E इंटू वी। तो आपका आंसर आप देख सकते हो कि हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको रिजल्ट आता होगा, ये डायरेक्ट बताया जाता है कैसे आता है ये रिजल्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे आप निकाल सकते हो। हमारा आंसर तो डी आ गया क्योंकि हमने चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से हमने क्या निकाला? काइनेटिक एनर्जी। ये हम फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को V पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक्सेलरेट करते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है और पोटेंशियल डिफरेंस हमें V दिया गया, तो काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी होगा।
मोमेंटम हमारा होता है अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ गया, उसका वैल्यू पुट करेंगे, मोमेंटम आ गया। लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें पता है h बाई लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम का वैल्यू जो होगा वो h बाई लैम्डा होगा। h बाई लैम्डा हमें निकालना है, मतलब h बाई लैम्डा निकालने का मतलब हमसे लीनियर मोमेंटम कह रहा निकालने को, और लीनियर मोमेंटम का वैल्यू जो है हमारा अंडर रूट 2m इंटू वी है। यहां ध्यान दो, लीनियर मोमेंटम m इंटू वी होता है, और हमने बोला इसको हम लिख सकते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी, तो आप देख सकते हो दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। 2m काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, टू टू कट जाएगा, ये आएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं इसको एम बी लिख सकते हैं, यानी लीनियर मोमेंटम जो कि एम बी होता है उसके वैल्यू को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये हमारा बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा द फिगर विच इज दैट इज नॉट ए डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नंबर ऑफ एटम इज, यानी इसमें से कौन सा आपको दिया गया है ग्राफ जो हमारा क्वांटम नेचर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। तो आपको पता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है, ये हमारा किसी भी हॉट बॉडी से जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो रहा, ये हमारा क्वांटम बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटम नेचर को रिप्रेजेंट करता है। मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी हमारा क्वांटम नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और सिमिलरली हमने एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रम देखा है, ये भी हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटम नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ए बी सी आप तीनों देख सकते हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, है ना, ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, ये सारा जो है वो हमारा क्वांटम नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा। तो कह रहा कौन क्वांटम नेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये हमारा डी होगा, जो हमारा आपको इंटरनल एनर्जी और हमारा टेम्परेचर का जो ये रिलेशन है, ये हमारा मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए दिया गया है। तो यहां आप देख सकते हो ये हमारा क्वांटम नेचर को नहीं, ये हमारा पार्टिकल नेचर को बता रहा, बाकी जो हमारा ए बी और सी है ये हमारा क्वांटम बिहेवियर को बता रहा। तो आंसर जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका एक बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो आप पढ़ते हो, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में भी आप पढ़ते हो, है ना, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भी बारे में भी पढ़ते हो, और आप स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ते हो। स्पेक्ट्रम में हम लोग दोनों तरह के स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा बेसिक और इजी क्वेश्चन है। कह रहा in an atom an electron is moving with a speed of 600 मीटर पर सेकेंड with an accuracy of this, एक्यूरेसी इतना दिया गया है, तो आप देख सकते हो डेल्टा वी का वैल्यू जो होगा वो 600 का कितना परसेंट, 0.005 है। तो इसका वैल्यू आप देख सकते हो ये कितना आ रहा, 0.03 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा वी का वैल्यू हमने निकाल लिया, डेल्टा वी का वैल्यू जो है वो हमारा देख सकते हैं कि वो हमारा आ रहा 0.03 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा सर्टेनिटी विथ विच इन विच द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड, यानी डेल्टा एक्स का वैल्यू पूछ रहा। तो हमें पता है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी हमारा होगा h बाई 4 पाई। तो आप यहां से देख सकते हो डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा, h बाई 4 पाई m डेल्टा v, सारा वैल्यू पता है। h का वैल्यू 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34, 4 पाई का वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31, और डेल्टा v को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखें ये 10 के पावर माइनस 31, 10 के पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये 10 के पावर माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो नीचे में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा कुछ 330 है ना, 330 और 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3 के आसपास आ रहा, यानी इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं, है ना।
हाँ, तो ये आपका लगभग आ रहा 1.92 इंटू 10⁻³ मीटर। आप कैलकुलेट करके चेक कर लोगे, मेरे को एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है, लेकिन यहाँ हम इसको अगर शॉर्ट में कैलकुलेट करें तो देखो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 9.5 है, हम इसको अप्रोक्स 12 इंटू 9 108 होता है, बट हम इसको अप्रोक्स मान ले रहे हैं 110। 110 इंटू 3 जो है वो 330 होगा। 330 यहाँ पे अगर हम इसको 660 बनाते हैं तो ये 10⁻⁻36 होगा। 660 बाई 332 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻36 था, नीचे में 10⁻⁻33 है, ऊपर जाएगा तो हमारा 10⁻³ होगा। तो आंसर कुछ इसके आसपास का आएगा, बाकी आप कैलकुलेट करेंगे। कॉन्सेप्ट यही था कि अगर हमें स्पीड और एक्यूरेसी दिया गया है तो हम डेल्टा वी कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एक बार डेल्टा वी हमें पता चल गया तो हम डायरेक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाकर डेल्टा एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ClCl बॉन्ड इन Cl2 इज 242 किलोजूल पर मोल। पहले यहां ध्यान दो, 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 6.023 है ना, तो 6 यहाँ पे 6.02 दिया गया तो हम 6.02 ही लेते हैं। 6.02 इंटू 10⁻23 ClCl बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना एनर्जी यूज हो रहा, 242 किलो जूल। तो बताइए 1 ClCl बॉन्ड को ब्रेक करने में कितने एनर्जी चाहिए, 242 इंटू 1000, ये जूल हो गया, डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, इतना एनर्जी हमें चाहिए होगा अगर एक ClCl बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये हम यहां से निकाल लिए। आगे कह रहा द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट का मतलब मिनिमम एनर्जी, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग ए सिंगल ClCl बॉन्डेज, यानी एक ऐसा लाइट हमें लेना है वेवलेंथ। अब आपको पता है मिनिमम एनर्जी का मतलब फोटोन का हमें वो एनर्जी लेना है जिसका एनर्जी इसके इक्वल हो, क्योंकि इससे ज्यादा आप कितना भी एनर्जी लोगे तो एक फोटोन एक ClCl बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि एक ClCl बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए होगा। इससे ज्यादा आप जितना भी देना चाहें उतना दे सकते हैं। ये हमारा मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 ClCl बॉन्ड। और आपको पता है एनर्जी मिनिमम का मतलब हम लोग वेवलेंथ, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो आपको पता है, यहां ध्यान दीजिए, फोटोन का एनर्जी, ये हमारा फोटोन इतना होना चाहिए, यानी आप देख सकते हो एनर्जी ऑफ जो फोटोन होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा, हमें एनर्जी फोटोन कौन सा चाहिए, मिनिमम एनर्जी, तो वो हमारा होगा 242 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, इसको अप्रोक्स 6 इंटू 10⁻23 ले सकते हैं, और ये एनर्जी हमारा होगा किसके, SC बाई लैम्डा, और ये लैम्डा मैक्सिमम यानी लॉन्गेस्ट लैम्डा होगा। तो आप देख सकते हो लैम्डा का जो वैल्यू होगा वो होगा लैम्डा का जो वैल्यू होगा आप देख सकते हैं वो हमारा होगा H का वैल्यू दिया गया है, H का वैल्यू आप देख सकते हो हमारा कितना होगा 6.63 इंटू 10⁻34, C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 242 इंटू 1000। ये हमारा लैम्डा जो आएगा वो हमारा मीटर में आएगा, और ये लैम्डा को आप नैनोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आप 10⁹ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो अगर ये 6 इंटू 3 18 है, 18 इंटू हमारा जो 6 है ना, 118 के आसपास आ रहा, 118 है ना, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आप यही आंसर होगा। सिंपल, आपको लैम्डा इन नैनोमीटर निकालना होगा, तो लैम्डा इन नैनोमीटर जो होगा वो होगा 10⁹ इंटू लैम्डा इन मीटर। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से मीटर में निकल जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा इन नैनोमीटर हमारा निकल जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। बस इसमें यह ध्यान रखना था कि 1 मोल बॉन्ड का ब्रेक करने का एनर्जी दिया गया था, तो 1 मोल तो इसके बराबर होता है, तो
तो इससे आपको एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम से कम कितना एनर्जी चाहिए ये आप निकाल लोगे, मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए। तो ये अगर मिनिमम एनर्जी जो चाहिए अगर वो एनर्जी फोटोन का होगा तो एक फोटोन एक Cl बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। तो क्योंकि हम मिनिमम क्यों एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि हमसे कहा जा रहा था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने को, और एनर्जी फोटोन का होता है Sc/लैम्डा। एक बॉन्ड को ब्रेक करने का एनर्जी आपको पता है, H का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पता है, तो आप लैम्डा का वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहां देखिए क्या दिया गया है, कह रहा फॉर एनी गिवन सीरीज ऑफ एक्सपेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन लेट न्यू बार डेल्टा न्यू बार जो दिया गया है वो कह रहा न्यू मैक्सिमम बार माइनस न्यू मिनिमम बार बी द डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स। अब कह रहा फ्रीक्वेंसी का ये मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है न्यू बार, किसमें? सेंटीमीटर इनवर्स में। ये आई थिंक ये गलत दिया है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा सेकेंड इनवर्स में होता है, यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है, तो कुछ क्वेश्चन में आई थिंक गलत है। हम देख लेंगे किससे आंसर आ रहा, फ्रीक्वेंसी को लेकर या वेवलेंथ को लेकर, क्योंकि यूनिट को देखें तो वेवलेंथ हमारा ये क्या है, वेव नंबर है ना, वेव नंबर है होगा, ये वी बार होना चाहिए। तो वी बार हम अगर इसको एक बार वेव नंबर को लेकर देखते हैं, अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो हम फ्रीक्वेंसी को लेकर चलेंगे। अब यहाँ देखो अगर हम बात करें, अगर हम वेव नंबर को लेकर चलते हैं तो यहाँ पे ध्यान दो, न्यू बार ऑफ लाइमन क्या होगा, तो ये होगा न्यू, है ना, बार हमने बोला न्यू, लेट न्यू बार बी द डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, नहीं वेव नंबर होना चाहिए, है ना। तो ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम है। अब देखो लाइमन का मतलब क्या है ना, लाइमन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां से आना चाहिए, 1 पे आना चाहिए। कहां से आएगा, तो आपको पता है अगर मिनिमम के केस में हमें ध्यान दो, अगर हम देखो यहां ध्यान दो, न्यू बार जो होता है वो क्या होता है, आर, है ना, आर हाइड्रोजन एटम के लिए होता है 1/n1² माइनस 1/n2²। आपको पता है n1 का वैल्यू 1 होगा फॉर लाइमन, लाइमन सीरीज के लिए हमारा n का वैल्यू 1 होगा। तो n का वैल्यू 1 होगा तो आप देख सकते हो हमारा n2 अगर मैक्स होगा, n2 का वैल्यू अगर हम मैक्सिमम लेंगे तो ये हमारा वैल्यू जो होगा वो मिनिमम होगा, है ना, नीचे का वैल्यू मैक्सिमम तो ये वैल्यू मिनिमम। तो यहां देखो वेव नंबर आपको पता है, एनर्जी जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर से आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर से आएगा एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा, लैम्डा कम होगा तो वेव नंबर ज्यादा होगा। एनर्जी और वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एनर्जी अगर ज्यादा तो वेव नंबर ज्यादा। तो यहां पे ध्यान दो, न्यू बार मैक्सिमम हमें लाइमन सीरीज का कब मिलेगा, जब एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। एनर्जी मैक्सिमम का मतलब n तो 1 हो, n2 जो है वो हमारा इंफिनिटी हो जाए, यानी ये वैल्यू हमें आर आ रहा, किसके लिए, ये हम लाइमन के लिए निकाल रहे हैं। अगर हम मीन निकालें लाइमन के लिए तो ये हमारा होगा आर 1/1² तो है ही, और एनर्जी मिनिमम चाहिए तभी वेव नंबर मिनिमम मिलेगा। लाइमन सीरीज के लिए मिनिमम एनर्जी गैप कब मिलेगा, जब हम n2 का वैल्यू 2 लेंगे, तो n2 जब 2 आप लेते हो तो ये हमारा आ जाएगा कितना, आप देख सकते हो ये हमारा आ जाएगा 3r/4। तो आप यहां देख सकते हो न्यू डेल्टा न्यू बार लाइमन जो होगा वो हमारा मैक्स माइनस मिन यानी r-3r/4, ये आ जाएगा r/4। क्लियर है? अब यहां देखो, अब हम सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो आप, अगर हम लोग निकालते हैं किसके लिए, अब निकालते हैं हम लोग बाल्मर के लिए। तो बाल्मर के लिए चलो निकालते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, बाल्मर के केस में n हमारा 2 होगा तो ये r ये हो जाएगा 1/2², और इंफिनिटी तो इंफिनिटी ही रहेगा, तो ये हो गया हमारा r/4। अगर हम मीन की बात करें
तो यहां देखो मीन क्या होगा, 1/2² माइनस 1/3²। बाल्मर सीरीज के लिए मिनिमम एनर्जी हमें कब मिलेगा, जब वो 3 से 2 में आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ये आपका नीचे तो 36 आ रहा, ये आ गया 5r/36। तो यहाँ देखो आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम लोग न्यू बार डेल्टा न्यू बार बाल्मर के लिए देखें तो मैक्स माइनस मीन यानी r/4 माइनस 5r/36। तो ये देखो कितना आ गया, ये आ गया हमारा r/9। तो आप देख सकते हो जो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा, न्यू बार लाइमन डिवाइडेड बाय न्यू बार डेल्टा न्यू बार बाल्मर, ये हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा r/4 डिवाइडेड बाई r/9, यानी ये 9:4 आएगा। तो 9:4 सी में दिया गया है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारा डिफरेंस मैक्सिमम एंड मिनिमम बी द डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम वेव नंबर होगा। तो फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर लेंगे किसमें, वेव नंबर में, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग बातें दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी और सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स जो होगा वो वेव नंबर का यूनिट होगा, और फ्रीक्वेंसी होता वो पर सेकेंड होगा उसका यूनिट, है ना। तो वेव नंबर के अकॉर्डिंग ये आंसर आया। सेम अगर आपको लिखना हो यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स के फॉर्मूले में, तो आप उसी तरह से आप कर सकते हो जैसे हमने वेव नंबर के लिए किया, वही चीज आप यूज कर सकते हो किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। क्योंकि ध्यान दो, हमें पता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लाइंस की अगर बात करते हैं तो सी बाई जो लैम्डा है यही होता है फ्रीक्वेंसी, यानी सी जो न्यू बार होगा ये फ्रीक्वेंसी होगा। तो आप देख सकते हो न्यू बार और फ्रीक्वेंसी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आप निकालें या बार के फॉर्म में निकालें, यानी आप वेव नंबर के टर्म्स में निकालें, आंसर जो होगा हमारा वो सेम आएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बस ये कह रहा था यार कि आपका ये डेल्टा न्यू बार जो है वो मैक्सिमम वेव नंबर माइनस मिनिमम वेव नंबर का डिफरेंस है। तो पहले हमें लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेव नंबर और मिनिमम वेव नंबर निकालना होगा और उसका फिर डिफरेंस लेना होगा। मैक्सिमम वेव नंबर लाइमन सीरीज में कब मिलेगा, जब ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 1 होगा। मिनिमम वेव नंबर हमें कब मिलेगा, जब ट्रांजिशन 2 से 1 होगा। अब हम इस बेसिस पे डेल्टा वेव नंबर बार जो है लाइमन सीरीज के लिए निकाल लिया। सेम काम बाल्मर की बात करें तो बाल्मर के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 2 होगा, और मिनिमम वेव नंबर कब मिलेगा, जब ट्रांजिशन 3 से 2 होगा। तो इसके लिए हमने निकाल लिया और फिर बाद में दोनों का रेशियो ले लिया, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखो यार क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज of hydrogen spectrum is found to be about 9. The spectral series are, देखो the ratio of shortest wavelength of two spectral series। सबसे पहले समझना है यार, shortest wavelength कह रहा मतलब क्या, मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब ही हुआ कि जो ट्रांजिशन होगा वो इंफिनिटी से किसी सेल एन पे होगा। तो अगर हम ए ऑप्शन को चेक करते हैं तो आपको पता है पास्चन का मतलब क्या हुआ, इंफिनिटी से 3 ट्रांजिशन होगा, है ना, और इंफिनिटी से 3 होगा, और पी फंड का मतलब क्या हुआ, हमारा इंफिनिटी से 5 ट्रांजिशन है। तो इन दोनों केस में हमें वेव लेंथ का रेशियो देखना है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी अबाउट 9। या तो हम देख सकते हैं, या तो एनर्जी का रेशियो आप ले सकते हो, या तो हम लोग ले सकते हैं वेवलेंथ का। तो चलो हम लोग एनर्जी का अगर देखना चाहें, या तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे बना सकते हो, 1/λ/r/z², जेड तो 1 है ना, 1 हम लिख सकते हैं n1² माइनस 1/n2²। यहां देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब n2 किसी भी सीरीज के केस में इंफिनिटी होगा, यानी 1/λ जो होगा वो होगा r/n1²। यानी आप देख सकते हो लैम्डा हमारा होगा n1² r।
क्लियर है। अब इस तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहें तो यहां देखो हमारा बनाने का तरीका अब क्या होगा। ए, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 स्क्वायर है, तो यहां देखो पास्चन और पी फंड की बात हम कर रहे हैं, तो यहां देखो इस केस में लैम्डा पास्चन है ना डिवाइडेड बाय लैम्डा पी फंड हमारा क्या होगा। तो आप देख सकते हो क्या होगा, यहां पे देखो लैम्डा पास्चन, पास्चन के केस में हमारा क्या होगा 3 स्क्वायर, और ये पी फंड के केस में क्या होगा 5 स्क्वायर। बी में देखें लाइमन कह रहा, बी का रेशियो अगर देखें तो लाइमन का मतलब क्या हुआ 1 स्क्वायर, पास्चन का मतलब क्या हुआ 3 स्क्वायर। सी को देखें बाल्मर और ब्रैकेट है ना, तो ये हमारा 2 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर होगा। डी में देखें ब्रैकेट और पी फंड, ये हमारा 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर होगा। इसी का रिवर्स रेशियो लें, क्योंकि हमें नहीं दिया गया है कि हमें रेशियो पास्चन और लाइमन का लेना है या लाइमन पास्चन का, तो ये रेशियो आप देख सकते हो 9 आ रहा, तो आंसर जो होगा हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि 1 ये हमारा 1:9 है, क्योंकि हमने लाइमन और पास्चन का रेशियो लिया। अगर हम पास्चन और लाइमन का रेशियो लेंगे तो हमारा जो है वो रेशियो 9 आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा तरीका हमने बताया एनर्जी से कर सकते हो, n इक्वल टू 1 पे एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सेकेंड का एनर्जी जो है वो हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। थर्ड सेल का एनर्जी हमारा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फोर्थ सेल का एनर्जी हमारा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। अब देखो 5 पे एनर्जी जो है वो हमारा -0.54 कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, हाँ 44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखो अगर हम देखें तो हमें पता है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है यार, तो हम किधर से भी ले लें हमें एनर्जी का रेशियो अगर देखें, पास्चन की बात करें यहां देखो लाइमन के केस में एनर्जी हमारा कितना आ रहा गैप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। बाल्मर सीरीज में आपको पता है एनर्जी गैप कितना आ रहा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ना। फिर आप देख सकते हो पास्चन सीरीज के केस में हमारा एनर्जी जो मैक्सिमम आ रहा वो आ रहा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ब्रैकेट सीरीज की बात करें तो ब्रैकेट सीरीज में हमारा एनर्जी कितना आ रहा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पी फंड सीरीज में हम देख सकते हैं हमारा एनर्जी जो है वो 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा। अब आप चेक कर सकते हो ए ऑप्शन मान लो पास्चन और पी फंड इसका दिया गया है, तो आप 1.51 बाई 0.544 चेक कर सकते हो, ये हमारा लेस देन 3 आ रहा है यार, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बी में देखो लाइमन और पास्चन, लाइमन और पास्चन की बात कर रहा मतलब इसका और इसका कर रहा, तो आप ये देख सकते हो 13.6 बाई 1.51, तो ये आप अगर देखो तो यहाँ आप देख सकते हो ये लगभग हमारा किसके अबाउट आ रहा 9 आ रहा। सी ऑप्शन वैसे ही देख सकते हो बाल्मर और ब्रैकेट, बाल्मर और ब्रैकेट को आप देखते हो तो ये हमारा 3.4 बाई 8.5 आएगा, ये अप्रोक्स आप देख सकते हो 4 के अराउंड आ रहा। डी अगर हम देखें ब्रैकेट और पी फंड, तो ब्रैकेट और पी फंड का मतलब 0.85 डिवाइडेड बाई 0.544 लेते हैं, तो ये हमारा लेस देन 2 आ रहा। तो आंसर आप इससे भी चेक कर सकते हो कि हमारा जो आंसर होगा वो 2 होगा। तो ये 5 एनर्जी लेवल हमें याद रखना है, बहुत जगह काम आता है। तो एक तो तरीका आपका होगा ये एनर्जी से निकाल लें, और दूसरा आपका तरीका जो हमने अभी बताया कि आप ये फॉर्मूला यूज करें कि 1 बाई लैम्डा हमारा होता है आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, जहां हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होगा, और यहां शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी के केस में N2 इंफिनिटी लेंगे तो ये पूरा टर्म 0 होगा, मतलब हमारा 1 बाई लैम्डा जो है वो बचेगा R बाई n1 स्क्वायर। तो आपको सब पता है लाइमन बाल्मर सब कुछ पता है, तो हमें पता है रेशियो 9 कब आएगा जब हम थर्ड सेल और फर्स्ट सेल का जब रेशियो लेंगे तो हमारा रेशियो जो है वो 9 आएगा। थर्ड सेल का मतलब क्या हुआ पास्चन सीरीज, और फर्स्ट सेल का मतलब क्या हुआ हमारा लाइमन सीरीज, यानी लाइमन और पास्चन सीरीज के केस में हमारा रेशियो जो है वो 9 आएगा। समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हमने दो अलग अलग मेथड से इसलिए बताया क्योंकि आपको जिस तरह से लगे टाइम बचे वहां पे टाइम बचाना है, आपको क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अब अगला क्वेश्चन देखो यार क्या दिया गया है, द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड आर इज शोन बिलो दिस रिप्रेजेंट्स। आपको पहले ही बताया गया साई स्क्वायर और आर का जो वैल्यू होता है ये हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। अब यहां देखो अगर हम 3s की बात करें तो 3s में के केस में हमारा रेडियल नोड, एक तो आपको ग्राफ पता है तो ग्राफ देखकर भी आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये किसका ग्राफ होगा। दूसरा तरीका है 3s के केस में हमारा रेडियल नोड क्या होता है, फॉर्मूला n-l-1। अब 3s के केस में n3 है, l0 है, -1 यानी कितना 2। रेडियल नोड 2 आएगा लेकिन यहाँ पे हमें रेडियल नोड सिर्फ एक मिल रहा। इस केस में यहाँ देख सकते हो हमें सिर्फ 1 रेडियल नोड मिल रहा है ना। अब यहाँ पे देखो अगर हम 2p की बात करते हैं तो 2p के केस में आप देख सकते हो रेडियल नोड का फॉर्मूला यही है, n कितना 2, p सबसेल का l वैल्यू 1 -1, ये हमारा 0 आ रहा, लेकिन हमें तो रेडियल नोड 1 मिल रहा और 2p में रेडियल नोड 0 है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 3s में रेडियल नोड 2 होता है, यहाँ पे एक रेडियल नोड दिया गया है मतलब 3s भी आंसर नहीं होगा। 1s की बात करें तो इसका रेडियल नोड ध्यान दो n -l-1 0, इसका भी रेडियल नोड 0 होता है, यहाँ पे हमें 1 रेडियल नोड मिल रहा यानी सी ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमें 2s दिया गया है, रेडियल नोड हमारा क्या होगा n-l-1, एक रेडियल नोड, यानी आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा। एक तरीका ये है। दूसरा, आपको अगर ग्राफ बताया गया होगा क्लास में तो अगर आपको ग्राफ डायरेक्ट देखना आता है 1s 2s है ना, 2p 3s 3p 3d, इन सब के ग्राफ अगर आपको साई और आर का वैल्यू पता है तो आप फिर साई स्क्वायर और आर का ग्राफ बता सकते हैं, क्योंकि साई स्क्वायर आर में क्या होगा, जैसे मान लो अगर कोई ग्राफ ऐसे गया हुआ है ना, ऐसे गया हुआ है तो ये अगर साई और आर वेव फंक्शन और आर का अगर ऐसा ग्राफ है तो आपको पता है जब साई स्क्वायर के लिए ग्राफ निकालेंगे तो ये जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है ये आपका रिफ्लेक्शन होकर ऐसे चला जाएगा, तो ये हमारा साई स्क्वायर का ग्राफ होगा। तो अगर आपको साई का ग्राफ पता है तो आप साई स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका हमने बताया, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, हमें एक पॉइंट आर के एक पॉइंट पे हमें नोड मिल रहा यानी रेडियल नोड हमें एक मिल रहा, तो आप चेक कर सकते हो कौन से सबसेल में हमें रेडियल नोड 1 मिल रहा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, फॉर एमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम Ni इक्वल टू 8 टू Nf इक्वल टू n, द कह रहा द प्लॉट ऑफ वेव नंबर न्यू बार अगेंस्ट 1/n² विल बी। अब यहां ध्यान दो, हमें पता है सिंपल 1/λ हमारा क्या होता है r है ना, z² तो हाइड्रोजन एटम है तो z तो 1 ही होगा, बाई 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर है? अब यहां देखो एमिशन लाइन है ना, एमिशन लाइन का मतलब ये हुआ कि हमारा फोटोन जो है वो एमिट हो रहा, फोटोन एमिट हो रहा, तो यहां ध्यान दो फॉर एमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम Ni इक्वल टू 8 टू Nf इक्वल टू n है ना, यानी हमें इनिशियल स्टेट हमारा 8 है, फाइनल स्टेट हमारा n दिया गया है। क्लियर है? तो अब यहां पे देखो, अब सिंपल इसी 1/λ को आप वेव नंबर यानी v बार कह सकते हो, तो v बार इक्वल टू r होगा है ना, 1/8² माइनस 1/n², तो आप देख सकते हो वेव नंबर क्या होगा r/64 माइनस r/n², यानी r इंटू 1/n² हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे। यहाँ देखो इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं r इंटू 1/n n²। तो आप देखो ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है और इस ये है। अगर न्यू बार को हम y एक्सिस पे रखें तो y इक्वल टू, इसको हम y मान लेते हैं, इसको y एक्सिस पे रख रहे हैं, इसको x एक्सिस पे रख रहे हैं तो हमने x मान लिया, ये हमारा c है तो c माइनस आप देख सकते हो RH इंटू x, यानी c इंटर, इस ग्राफ इक्वेशन कैसा दिख रहा, स्ट्रेट लाइन, स्लोप जहां देख सकते हो हमारा -RH है
और इंटरसेप्ट जो है हमारा सी है इंटरसेप्ट, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा लीनियर विथ स्लोप माइनस RH। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट। अब देखो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है यार, तो क्या आपको यहां ध्यान देना है, हमने बताया हुआ है पहले भी, यहां पे ध्यान देंगे। अगर एक होगा सिंगल, है ना, एक हम सिंपल लेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, ये हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज की बात करेंगे, और यहां हमने लिया मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, यानी जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको हम नाम दे रहे हैं मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, और जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम नाम दे रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के केस में, जैसे मान लीजिए हम सेल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेल में एक सबसेल होता है, सेकेंड सेल में 2 सबसेल होता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के केस में दोनों सबसेल का एनर्जी सेम होता है, 2s और 2p का एनर्जी सेम होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में। थर्ड सेल में 3 सबसेल होता है, 3s 3p 3d, तीनों का एनर्जी लेवल सेम होता है किस केस में, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। यही रीजन है कि बोर्स थ्योरी में हम लोग, यहां पे ध्यान दीजिए, जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए एप्लीकेबल है, वहां पे एनर्जी हमारा n पे डिपेंड करता है, वो हमारा एजुमिथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। n अगर हम 4 लेते हैं, फोर्थ सेल में 4 सबसेल होता है, 4s 4p 4d 4f, चारों का एनर्जी सेम होता है। बट मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करें तो इसका एनर्जी हमारा n प्लस l पे डिपेंड करता है, यानी सबसे कम एनर्जी 1s का, फिर हम बात करें 2s का, इससे ज्यादा होगा 2p का, 2p से ज्यादा हमें मिलेगा 3s का, 3s से ज्यादा मिलेगा 3p का, 3p से ज्यादा 4s, और 4s से ज्यादा होता है 3d का। यानी आपका देख सकते हो अलग सेम सेल के अलग अलग जो सबसेल है उसका एनर्जी अलग है। साथ में हमने देखा 4s सेल का जो सबसेल है 4s, उसका एनर्जी 3, थर्ड सेल का जो सबसेल 3d है उससे भी कम है। मतलब यहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में एनर्जी हमारा n और l दोनों पे डिपेंड करता है, जबकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में एनर्जी जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा हाइड्रोजन एटम, यानी वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज की बात कर रहा हूं, तो 3s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3p, नहीं। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करें 3s और 3p दोनों का n सेम है तो एनर्जी भी सेम होगा, तो ये आंसर गलत है। नेक्स्ट कह रहा 3p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल, नहीं, ये 3p और 3d दोनों सेम n है तो एनर्जी भी सेम होगा, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहा। 3s and 3p orbitals are of lower energy than 3d, नहीं, 3s 3p 3d तीनों का तीनों थर्ड सेल का सबसेल है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में सेल नंबर सेम होगा तो एनर्जी भी सेम होगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स ऑल हैव द सेम एनर्जी, बिल्कुल, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में अगर सेल नंबर सेम होगा, n का वैल्यू सेम है तो एनर्जी भी सेम होगा। एल डिफरेंट हो या नहीं हो उससे मैटर नहीं करता, एल डिफरेंट होने का मैटर एनर्जी पे तभी होगा जब हम किसकी बात करेंगे, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज की बात करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन आपको दिया गया है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। अब इस क्वेश्चन के बहाने हम थोड़ा सा थ्योरी भी आपको इससे रिलेटेड एक बार रिवाइज करा दें, तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सबसेल्स, नंबर ऑफ सबसेल्स इन nth सेल, nth सेल में सबसेल कितना होगा, n। अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ, है ना, number of orbitals, number of orbitals in a particular
सबसेल। किसी पर्टिकुलर सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो 2l + 1 होगा ऑर्बिटल। यानी s सबसेल की बात करें तो s सबसेल में एक ऑर्बिटल होगा क्योंकि l का वैल्यू 0 होगा। p सबसेल की बात करें तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होंगे क्योंकि l वैल्यू हमारा 1 होगा। d सबसेल की बात करें तो यहां आप देख सकते हो d सबसेल का l वैल्यू 2 होगा, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें 5 मिलेंगे। सिमिलरली f सबसेल में हमारा l वैल्यू 3 होगा तो ऑर्बिटल्स 7 मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर सबसेल, किसी पर्टिकुलर सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है 12 + 1 और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी हम कहेंगे 2 × 12 + 1। अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल, nth सेल में सबसेल कितना होता है वो आपको पता है। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल तो ये होता है हमारा n², यानी हम कहें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल कितना होगा? तो यहां ध्यान दो, ऑर्बिटल्स n² है और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 2n²। तो सेल में सबसेल कितना होता है? एक पर्टिकुलर सबसेल में ऑर्बिटल कितना होता है? सेल के अंदर सबसेल कितना होगा और सबसेल किसी पर्टिकुलर सबसेल में ऑर्बिटल कितना होगा वो हमने बताया। फिर हमने बताया एक पर्टिकुलर सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, फिर हमने बताया एक पर्टिकुलर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और हमने ये भी बताया एक पर्टिकुलर सेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो ये आपका एक बेसिक हमने फॉर्मूला बताया। तो इस बार कह रहा द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, यानी n का वैल्यू 5 दिया गया है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स nth सेल में कितना होता है? n², 5 का स्क्वायर मतलब 25, यानी डायरेक्ट हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रहा the correct statement about probability density except at infinite distance from nucleus is, कह रहा it can be 0 for 1s orbital। नहीं, आपको पता है 1s ऑर्बिटल का हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 कब होगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तो लेना नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर दूसरा कह रहा इट कैन बी निगेटिव फॉर 2p ऑर्बिटल। आपको पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कांट बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारा नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है तो उसका वैल्यू 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे कह रहा इट कैन बी 0 फॉर 3p ऑर्बिटल, और आगे दे रहा इट कैन नेवर बी 0 फॉर 2s ऑर्बिटल। यहां ध्यान दो, 3p ऑर्बिटल में हमें पता है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो सकता है, क्योंकि 3p ऑर्बिटल के लिए अगर हम देखें तो हमारा रेडियल नोड जो है वो हमारा 3 - 1 - 1 n - l - 1 यानी 1 है। यानी 3p ऑर्बिटल के केस में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमारा नोड हमें मिलेगा, यानी 3p ऑर्बिटल के केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारा 0 हो सकता है। और साथ में कहा जा रहा इट कैन नेवर बी 0 फॉर 2s ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल के लिए भी आप देखो रेडियल नोड, तो हमारा वैल्यू जो है रेडियल नोड 1 आ रहा, मतलब इसके लिए 2s ऑर्बिटल के लिए एक r का कोई वैल्यू मिलेगा जहां पे हमें क्या मिलेगा? नोड पॉइंट। और नोड पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें पता है, अभी हमने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि नोड पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारा 0 होगा। जो 2s ऑर्बिटल के लिए हमें मिल रहा एक वैल्यू ऐसा r मिल रहा जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारा 0 हो रहा, तो ये कह रहा इट कैन नेवर बी 0। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। करेक्ट कौन होगा? सी। 3p ऑर्बिटल के केस में हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो सकता है। क्लियर है?
तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जिस भी पॉइंट पे आपको लगे कि आप और इम्प्रूव हो सकती है चीजें, आप हमें कृपया कमेंट करें। आपके कमेंट को हम कंसिडर करते हुए लेक्चर को और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सभी बच्चे इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। धन्यवाद।